ए हाय एवरीवन, माय नेम इज जयेश देवरे एंड यू आर वाचिंग देवरेज मार्केट। आज हम बात करने वाले स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में और जानेंगे कि कॉर्पोरेट एक्शन वर्क कैसे करता है, कॉर्पोरेट एक्शन के टाइप्स कितने हैं और मेजरली कॉर्पोरेट एक्शन का कैलकुलेशन कैसा होता है। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग वीडियो विदाउट स्किप। देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्शन, मैंडेटरी एंड वॉलंटरी। यहाँ पे दो टाइप्स के कॉर्पोरेट एक्शन है मेजरली, मैंडेटरी एंड वॉलंटरी। अ मैंडेटरी एक्शन इज इनिशिएटेड बाय द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो यहाँ पे मैंडेटरी जब कॉर्पोरेट एक्शन आता है उसमें डिसीजन लिया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू। यहाँ पर शेयर्स होल्डर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। दिस कुड इंक्लूड फॉर एग्जांपल मर्जर एंड स्टॉक स्प्लिट। जब कंपनी मर्ज होती है और कंपनी का स्टॉक स्प्लिट होता है, इस टाइप के डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेती है। एंड शेयर होल्डर डोंट हैव टू एक्ट ऑन दिस एक्शन बट दे आर अफेक्टेड एज अ बेनिफिशरीज। इन कॉन्ट्रास्ट उसका उल्टा, जब वॉलंटरी की बात आती है तो वॉलंटरी में शेयर्स होल्डर का मेन रोल होता है, जहाँ पे शेयर्स होल्डर अपना वोट देते हैं और अपना वोट देने के बाद जो डिसीजन लिया जाता है वो सारे शेयर्स होल्डर के डिसीजन पे लिया जाता है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई डिसीजन नहीं होता। सो एग्जाम्पल ऑफ वॉलंटरी एक्शन इंक्लूड इवेंट सच एज अ राइट इशू एंड द ओपन ऑफर। सो हम इसके बारे में इन डेप्थ में नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे और हम जानेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है। We have few major types of corporate action. So we will try to understand the corporate action in depth. The first is stock split and reverse stock split. That is a mandatory corporate action. Second is dividend. That is also mandatory and choice corporate action. Third is merger and acquisition. That is a mandatory corporate action. Fourth is spin-off. That is a mandatory corporate action. Fifth is bonus issue. That is a mandatory corporate action. And sixth is right issue buyback, that is a voluntary corporate action. So let's try to understand in depth and we will try to understand with the calculation. So we have lot of types of corporate action. जिसे हमने कॉर्पोरेट एक्शन के टाइप्स देखे, उसमें से फर्स्ट कॉर्पोरेट एक्शन का नाम है स्टॉक स्प्लिट एंड सेकेंड इज रिवर्स स्टॉक स्प्लिट। सो हम जानेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या है और रिवर्स स्टॉक स्प्लिट क्या है। सो फर्स्ट वन इज स्टॉक स्प्लिट. Stock split are a process whereby a company increase the number of shares to reduce its price, making them more accessible to retail investors. So stock split का मतलब ये होता है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो गए, ओके, और आपकी प्राइस जो है करंटली वो रिड्यूस होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ इफेक्ट होगा, करंट इन्वेस्टमेंट जो है उतनी रहेगी। तो एग्जाम्पल के साथ हम समझेंगे कि स्टॉक स्प्लिट काम कैसे करता है। When companies split stock, it indicates the positive growth and the progress, leading to decrease the shares price, building an investors base and shares become accessible. So जब भी कॉर्पोरेट एक्शन इवेंट स्टॉक स्प्लिट में होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी की पॉजिटिव ग्रोथ है, मतलब कंपनी अच्छी तरह से इनकम अर्न कर रही है, कंपनी का स्टेक मार्केट में बहुत अच्छा है। इसकी वजह से कंपनी यह इंडिकेट करना चाहती है कि कंपनी स्टॉक स्प्लिट में जाना चाह रही है। एक्चुअली होता क्या है कि जो आपकी शेयर्स की प्राइस है वो डाउन होती है और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं। थर्ड पॉइंट, व्हाट हैपन्स व्हेन द स्टॉक स्प्लिट डन। सो इनहैंस मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंक्रीज द स्टॉक लिक्विडिटी। उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं आपके। डिस्प्लेस कंपनीज कॉन्फिडेंस इन स्टॉक, से ये भी पता चलता है कि कंपनी की सिचुएशन बहुत अच्छी है, कंपनी साउंड पोजीशन पे, कंपनी का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और कंपनी ग्रोथ कर रही है। मार्केट स्टॉक परचेस अफोर्डेबल फॉर इवन सिमिलर और स्मॉलर इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसमें यह भी पता चलता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर है और जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो छोटे इन्वेस्टर है, वो भी ये स्टॉक परचेस कर सकते हैं। सपोज पहले टाटा मोटर्स की प्राइस 100 थी, अभी वो मिल रही है 50 रुपीज़ पे। सो एवरी स्मॉल इन्वेस्टर कैन बाय दिस अफोर्डेबल शेयर्स बिकॉज द प्राइस इज ऑन चीपर लेवल। सो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखने जैसी है कि जो भी स्टॉक स्प्लिट होता है उसमें प्राइस आपकी कम होती है और नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होते हैं, बट आपका कैपिटल, जो करंट कैपिटल है, उस पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। वो कैसे, हम नीचे दिए गए टेबल के हिसाब से समझेंगे। नीचे दिए गए टेबल का एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, जो ग्राफाइट इंडिया का है। उस टेबल के हिसाब से हम समझेंगे कि स्टॉक स्प्लिट वर्क कैसे करता है। उसमें मैंने दो एग्जाम्पल दिए। द फर्स्ट इज 1:2 एंड सेकेंड इज 1:5। 1:2 मीन्स जिसके पास एक शेयर है वो शेयर होल्डर को दो शेयर्स मिलेंगे, जिसके पास एक शेयर है उसको 5 शेयर्स मिलेंगे। सो इट इज़ नथिंग बट 1:2 एंड 1:5। सो ओल्ड फेस वैल्यू इज 10:10। ओके, सो नंबर ऑफ शेयर्स यू ओन बिफोर स्प्लिट। सो ये जो कॉलम अभी हम समझने जा रहे हैं वो बिफोर स्प्लिट है और बाकी के जो कॉलम है वो आफ्टर स्प्लिट है। सो बिफोर स्प्लिट
मेरे पास कितने शेयर्स थे? 100. ओके, सो ग्राफाइट के मेरे पास 100 शेयर्स थे. शेयर्स प्राइस बिफोर स्प्लिट, सो स्प्लिट होने के पहले ग्राफाइट की प्राइस थी 1200 मीन्स 1200. सो 1200 मल्टीप्लाई 100, सो मेरा इन्वेस्टमेंट वैल्यू बिफोर स्प्लिट कितना हुआ? 1,20,000. ओके, अभी हम समझेंगे न्यू फेस वैल्यू. सो न्यू फेस वैल्यू अभी 5 हो गई और 1:5 की फेस वैल्यू, न्यू फेस वैल्यू 2 हो गई. सो यहाँ पे एक बात समझने जैसी है, जैसे स्टॉक स्प्लिट जितने में होता है, ऊपर के एग्जांपल में हमने दिया है कि 1:2, 10 फेस वैल्यू थी डिवाइडेड बाय 2, मतलब मेरी न्यू फेस वैल्यू हो गई 5. 10 डिवाइडेड बाय 2, न्यू फेस वैल्यू इज 2. नीचे के एग्जांपल में मेरी ओल्ड फेस वैल्यू थी 10 और उसकी न्यू फेस वैल्यू हो गई 2, बिकॉज 1:5 मीन्स ओल्ड फेस वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय स्प्लिट कितना हुआ है? 1:5, मतलब एक शेयर्स होल्डर को 5 शेयर्स मिलेंगे. मतलब ओल्ड फेस वैल्यू मेरी 10 थी डिवाइडेड बाय 5, सो मेरी न्यू फेस वैल्यू हो गई 2. क्लियर सो फार? होप यू अंडरस्टूड. सो नेक्स्ट कॉलम है नंबर ऑफ शेयर्स यू ओन आफ्टर द स्प्लिट. सो पहले मेरे पास थे, फर्स्ट लाइन वाला जो एग्जांपल मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 1:2 वाला, पहले मेरे पास थे 100 शेयर्स. 1:2 के हिसाब से जिसके पास एक शेयर है उसको 2 शेयर्स मिलेंगे, मतलब मेरे पास पहले 100 थे, अभी 1:2 के हिसाब से मल्टीप्लाई 2 किया 100 को, मतलब अभी मेरे पास हो गए 200 शेयर्स. नीचे का एग्जांपल में भी सेम है, पहले मेरे पास थे 100 शेयर्स बट उसका रेशो क्या है? 1:5, मतलब एक शेयर्स होल्डर को 5 शेयर्स मिलेंगे. तो मेरे पास पहले कितने थे? 100. अभी मुझे मेरे पास कितने शेयर्स हो गए? 100 मल्टीप्लाई 5, मतलब मेरे पास अभी शेयर्स है 500. ओके, क्लियर. अभी नेक्स्ट कॉलम में है शेयर्स प्राइस आफ्टर द स्प्लिट. स्प्लिट होने के बाद प्राइस क्या रहेगी? जो जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि आपकी प्राइस हमेशा ड्रॉप होती है और नंबर ऑफ शेयर्स आपके इंक्रीज होते हैं. सो शेयर्स प्राइस आफ्टर द स्प्लिट कितना हुआ? 600. क्यों? क्योंकि फर्स्ट लाइन में जो मेरा रेशियो है 1:2, मतलब 1200 जो मेरी प्रीवियस ओल्ड प्राइस थी डिवाइडेड बाय 2 हो गया, मतलब मेरे भी करंट प्राइस है 600. सेकेंड लाइन में मेरी पहली प्राइस थी, शेयर्स प्राइस बिफोर स्प्लिट थी 1200. 1:5 जो मेरा स्टॉक स्प्लिट रेशियो है उसके हिसाब से 1200 डिवाइडेड बाय 5, मतलब हो गया 240, मतलब अभी मेरी करंट प्राइस है मार्केट प्राइस 240. सो न्यू शेयर्स मल्टीप्लाई न्यू प्राइस, मतलब 200 मल्टीप्लाई 600, मेरी मार्केट प्राइस होगी करंट 1,20,000. सेकेंड एग्जांपल में मेरे न्यू शेयर्स हो गए 500 और मेरी न्यू प्राइस है 240. इफ़ यू मल्टीप्लाई 500 न्यू शेयर्स मल्टीप्लाई न्यू प्राइस 240, सो मेरा कैपिटल हो गया करंट मार्केट इसके हिसाब से 1,20,000. सो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ओल्ड मेरी इन्वेस्टमेंट भी 1,20,000 थी, फर्स्ट कॉलम की सेम और सेकेंड कॉलम की भी 1,20,000 थी, और जब स्टॉक स्प्लिट हुआ उसके बाद भी मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू उतनी ही है जितनी पहले थी, 1,20,000 ओनली. सो इसका मतलब ये होता है कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए, आपकी प्राइस घट गई, बट आपकी मार्केट वैल्यू और इन्वेस्टमेंट वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे. होप यू अंडरस्टूड. अभी हम जानेंगे व्हाट इज़ अ रिवर्स स्टॉक स्प्लिट. सो वाइस वर्सा, मतलब इसमें उल्टा होगा. जैसे कि स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं और आपकी प्राइस डाउन होती है. रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या होगा कि आपके नंबर ऑफ शेयर्स डाउन हो गए बट आपकी जो प्राइस है वो इंक्रीज होगी. A reverse stock split as opposed to a stock split is a reduction in the number of companies' outstanding shares in the market. It is typically based on the predetermined ratio. For example, 2:1. Reverse stock split would mean that investor would receive 1 shares for every 2 shares that they currently own. जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था, स्टॉक स्प्लिट में क्या होता है, जिसके पास एक शेयर है उसको 2 शेयर्स मिलेंगे, बट रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में क्या होगा, जिसके पास 2 है उसको एक ही शेयर्स मिलेगा. इसका मतलब ये होता है कि रिवर्स स्टॉक स्प्लिट में नंबर ऑफ शेयर्स आपके कम होते हैं और आपकी जो प्राइस है करंट प्राइस वो इंक्रीज होती है. इट मीन्स आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी इसमें भी चेंज नहीं होगा. द नेक्स्ट पॉइंट इज डिविडेंड. इट्स मैंडेटरी एंड चॉइस. द कंपनी पे डिविडेंड्स टू इट्स शेयर होल्डर्स. Dividends are paid to distribute to the profit made by the company during the year. Dividends are paid on per share basis. For example, during the financial year 2012 and 2013, Infosys had declared a dividend of 42 rupees per share.
The dividend paid is also expressed as a percentage of the face value. In the above case, the face value of Infosys was 5 rupees and the dividend paid was 42 rupees. Hence, the dividend payout is said to be 840%. The calculation would be like that 42 divided by 5. So ये एग्जाम्पल में हम समझेंगे कि डिविडेंड क्या होता है और डिविडेंड क्यों डिक्लेयर करते हैं. सो डिविडेंड ये जो एग्जांपल मैंने दिया है इन्फोसिस का, राइट. सो इन्फोसिस ने जब डिविडेंड पे आउट किया था 40 रुपीज़ पर शेयर, जिसके पास एक शेयर से उसको 42 रुपीज़ पर शेयर एज ए डिविडेंड डिक्लेयर किया था 2012 और 13 में इन्फोसिस ने. बट उसका फेस वैल्यू था 5. ओके, सो फेस वैल्यू मैंने प्रीवियसली भी बोला, फेस वैल्यू क्या होता है. द फेस वैल्यू इज नथिंग बट द फेस वैल्यू ऑल्सो नोन एज पर द पार वैल्यू. The fixed price of the particular shares decided by the company to come out with the initial public offer. It can be anything like 2 rupees, 5 rupees, 10 rupees और maybe 1000. जब भी कंपनी अपना IPO डिक्लेयर करती है और जो इनिशियल प्राइस रहती है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू और मे बी द पार वैल्यू. आप उसको पार वैल्यू भी कॉल कर सकते हैं. इन्फोसिस का फेस वैल्यू था 5 रुपीज़ बट कंपनी ने 42 रुपीज़ डिक्लेयर किया. मतलब कंपनी ने 840%, इतना बड़ा परसेंटेज में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया इन्वेस्टर्स को जिसके पास शेयर्स अभी होल्ड है. डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट, दिस इज द डेट विच द AGM टेक प्लेस. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसमें डिसीजन लेता है एंड द कंपनीज बोर्ड अप्रूव द डिविडेंड इशू. सो कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें जितने भी मेंबर है वो अप्रूव करते हैं कि कितना डिविडेंड जाना चाहिए और इस साल कंपनी कितना डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है. रिकॉर्ड डेट, दिस इज व्हेन द कंपनी डिसाइड to review the shareholder register to list down all the eligible shareholder for the dividend. Usually the time difference between the dividend declaration date and the record date is 30 days. So record date मतलब क्या, जिस record date के अंदर particular shareholder का नाम है और वो register है and he is eligible for that the dividend amount, तब उसका एक लिस्ट डाउन किया जाता है कौन कौन एलिजिबल है और उसमें कौन एलिजिबल नहीं है. उसके हिसाब से कंपनी डिसाइड करती है, उसको बोला जाता है रिकॉर्ड डेट. एक्स डेट डिविडेंड डेट. द एक्स डेट इज नॉर्मली सेट टू बिजनेस डे बिफोर द रिकॉर्ड डेट. ओनली शेयर्स होल्डर हु ओन द शेयर्स बिफोर द एक्स डेट आर द इंटाइटल्ड टू द डिविडेंड. दिस इज द बिकॉज इन इंडिया द नॉर्मल सेटलमेंट इज 2+2 basis. So for all practical purpose, if they want to entitled to receive a dividend, you need to ensure you buy the shares before X date. If somebody is selling out the particular shares before X date, the person will not entitled to receive the dividend. जो भी बंदा या कोई पर्टिकुलर शेयर्स होल्डर कोई भी शेयर्स एक्स डेट के पहले बेचता है तो उसको डिविडेंड बिल्कुल नहीं मिलेगा क्योंकि ये रूल सेटअप किया है. और इंडिया में आपको तो पता है कि सेटलमेंट T+2 है. सो उसके हिसाब से कोई भी प्रैक्टिकल पर्पस के हिसाब से आप कोई भी एग्जाम्पल लोगे तो उसके हिसाब से आपको इंटाइटलमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट इज डिविडेंड पे आउट डेट. मतलब दिस इज द व्हेन डिविडेंड आर पे आउट टू द शेयर्स होल्डर लिस्टेड इन द रजिस्टर ऑफ द कंपनी. कंपनी के रजिस्टर में जिसका भी नाम होगा वो बंदा या वो पर्टिकुलर शेयर्स होल्डर उसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा डिविडेंड और पोजीशन डिविडेंड, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट डेट. वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कैश डिविडेंड एंड स्टॉक डिविडेंड. So cash dividend, it is one of the most common type of dividend paid in cash. The shareholder announce the amount to be the distributed among the shareholder on the date of the declaration. Then on the date of the record, the amount is assigned to the shareholder and the finally. So cash dividend में क्या होता है जनरली जब भी कंपनी डिक्लेयर करती है कैश डिविडेंड, सो वो डिविडेंड उसको कैश फॉर्म में मिलेगा ना बल्कि दूसरे कोई अदर फॉर्म में. सो उसके अकाउंट में कैश क्रेडिट हो जाएगी पर्टिकुलर अमाउंट जितना भी कंपनी डिक्लेयर करेगी. The stock dividend and bonus shares. These types of dividend issued when a company lacks operation cash but still issue the common stock to be the shareholder keep them happy. The shareholder get the additional shares in the proportion to the shares already held by them and don't have pay extra for the shares. So stock dividend में क्या होता है कि कंपनी के पास लैक ऑफ कैश है, कैश ज़्यादा नहीं है बट कंपनी क्या सोच रही है कि उनको स्टॉक डिविडेंड में दिया जाए. स्टॉक डिविडेंड मतलब उनको एज अ बोनस दिया जाए. उसके पास एक शेयर है तो कंपनी डिक्लेयर करेगी 1:1, मतलब उसका प्रोपोर्शन रेट होगा एक शेयर्स के लिए एक शेयर्स. सपोज किसी बंदी के पास है कोई शेयर्स होल्डर के पास 100 शेयर्स है तो कंपनी उसको 100 एक्स्ट्रा देगी क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है. तो कंपनी उसका एक प्रोपोर्शन रेट डिसाइड करेगी, उसके हिसाब से उसके अकाउंट में पर्टिकुलर नंबर ऑफ शेयर्स विल क्रेडिटेड. मर्जर एंड एक्विजिशन, मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन.
मर्जर मीन्स कंबाइन एंड एक्विजिशन मीन्स एक्वायर। मर्जर का मतलब होता है दो चीज़ों को एकत्रित करना या उसका विलय करना, और एक्विजिशन का मतलब होता है एक्वायर करना। द मर्जर मीन्स द फ्यूजन ऑफ टू और मोर दैन टू कंपनीज वॉलंटरीली टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। मतलब दो कंपनियों का एकत्रीकरण होने के बाद एक कंपनी का फॉर्म होना या निर्माण होना हम बोल सकते हैं। एक्विजिशन, एक्विजिशन व्हेन वन एंटिटी परचेज द बिजनेस ऑफ अनदर एंटिटी। इसे ये क्लियर होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है या उसका बिजनेस परचेज करती है, उसको बोलते हैं एक्विजिशन। मर्जर डिक्रीज द कंपटीशन एंड इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मर्जर में क्या होता है कि दो ऑर्गेनाइजेशन कंबाइन होकर उसका कंपटीशन उसमें खत्म हो जाता है लगभग, और ऑपरेशनल में इफिशिएंसी बढ़ती है, मतलब उसका प्रोडक्टिविटी, इफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी में बढ़ावा आता है। उसके एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए, उसके बारे में हम जानेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन इन इंडिया। इंडिया में एक्विजिशन और मर्जर जो हुआ है उसके बारे में हम एग्जाम्पल देखेंगे। द फर्स्ट वन इज एक्विजिशन ऑफ कोरस ग्रुप बाय टाटा स्टील इन 2006। सो 2006 में टाटा स्टील ने कोरस ग्रुप को एक्वायर किया था, मतलब एक्वायर करके उसको उसके अंडर में लिया था। एक्विजिशन ऑफ मिंत्रा बाय द फ्लिपकार्ट इन 2014। सो 2014 में फ्लिपकार्ट ने मिंत्रा को एक्वायर किया था। ये हो गए एक्विजिशन के एग्जाम्पल्स। नाउ हम जानेंगे मर्जर के एग्जाम्पल, जो थर्ड वन लाइन में दिया है। द मर्जर ऑफ फोर्टिस हेल्थ केयर इंडिया एंड फोर्टिस हेल्थ केयर इंटरनेशनल, दोनों कंबाइन होकर एक मर्ज हुआ था। सो नेक्स्ट इज स्पिन ऑफ। व्हाट इज स्पिन ऑफ? कॉर्पोरेट स्पिन ऑफ इट्स ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी यूज्ड बाय द कंपनी टू क्रिएट अ न्यू बिजनेस सब्सिडरी from its parent company. A spin-off occurs when the parent corporation separates part of the business operations into a second publicly traded entity and distributes shares of the new entity to its current shareholder. So basically इसमें होता क्या है कि जो पेरेंट कंपनी है उसका एक नया एंटिटी क्रिएट करती है, उसको बोलते हैं न्यू बिजनेस सब्सिडरी। समटाइम्स क्या होता है, जब कोई एग्जिस्टिंग कंपनी उसके नए प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है, लाइक कोई कॉस्मेटिक कंपनी है, एग्जांपल पकड़ लो मामाज अर्थ। मामाज अर्थ ये कंपनी स्पेसिफिकली ऑयल और बहुत सारी चीज़ें बनाती है, बट उनका नया बिजनेस उन्होंने ओपन किया है जो हम बोल सकते हैं कॉस्मेटिक में है, स्पोर्टवेयर में, हैंडबैग में और शूज़ में। बट उनको लग रहा है कि उनका जो मेन बिजनेस है मामाज अर्थ, जिसमें वो ऑयल बेचते हैं और वो प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं चल रहा है, बट उन्होंने जो सब्सिडरी कंपनीज बनाई है स्पोर्टवेयर और हैंडबैग्स और शूज़ के, वो स्पोर्ट कंपनी और शूज़ कंपनी का अलग मैनेजमेंट क्रिएट करेंगे, सीईओ अलग रहेगा और रिसोर्स अलग रहेगा। तो उसमें क्या होगा, मामाज अर्थ के सारे शेयर होल्डर स्पोर्टवेयर कंपनी के भी शेयर होल्डर बन जाएंगे और न्यूली फॉर्म स्पोर्टवेयर कंपनी बिकम अ पब्लिक ट्रेडेड कंपनी विद द ओन बिजनेस यूनिट एंड प्रोडक्ट। सो ये चीज़ उसमें बेसिकली होती है। सो उसके पीछे का रीज़न क्या है, वाई स्पिन ऑफ जनरली हैपन? पेरेंट टू रिड्यूस एजेंसी कॉस्ट, राइट। जैसे मैंने प्रीवियसली बोला कि उसका एजेंसी कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए और क्रिएट कर दिया एक नए एंटिटी। कंपनीज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। उनको लग रहा है कि उनका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उससे कुछ बिजनेस अच्छा चल रहा है, जो सब्सिडरी है उनका, और नई एंटिटी उन्होंने जो स्टैंड की है मार्केट में और उसका अच्छा खासा प्रॉफिट है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, उसको कहते हैं स्पिन ऑफ। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे कि बोनस इशू क्या है। अ बोनस इशू मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन। A bonus issue is offer given to the existing shareholder of the company to subscribe for additional shares. Instead of increasing the dividend payout, the companies offer the distribute additional shares to the shareholder. For example, the company may decide to give out one bonus shares for every 10 share held. So यहाँ पे क्या होता है, बोनस इशू मतलब कंपनी नए शेयर सब्सक्राइब करती है इंस्टेड ऑफ डिविडेंड। तो उनको डिविडेंड नहीं देना है, बट उनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर्स देने हैं एज अ बोनस। सो जब कंपनी अच्छी पोजीशन पे रहती है, अच्छा प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी को नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में इंक्रीज़ करने हैं और प्राइस उसको डिक्रीज़ करना है, तभी भी कंपनी बोनस ऑफर लाती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को लुभाने के लिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बोनस शेयर्स फॉर एवरी 10 शेयर्स। सपोज मेरे पास 100 शेयर्स है, राइट, और कंपनी ने डिसाइड किया कि 10 शेयर्स वाले बंदे को और शेयर्स होल्डर को एक शेयर्स मिलेगा। सो सपोज इफ़ आई हैव 100 शेयर्स, इट मीन्स दैट आई विल गेट 10 एक्स्ट्रा शेयर्स, क्योंकि 10 ईच, फॉर 10 ईच आई विल गेट 1। सो हर 10 शेयर्स को एक शेयर्स मिलेगा, तो 100 शेयर्स को हुआ 10 शेयर्स। सो ये लॉजिक के हिसाब से बोनस शेयर्स जो भी होगा उसका प्रोपोर्शन रेट उसके हिसाब से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। इसके लिए हम उसे बोला जाता है मैंडेटरी कॉर्पोरेट एक्शन। सो देयर इज़ नो चॉइस टू दी शेयर्स होल्डर।
Such as offer is given when the company is short of cash and the shares holders expect regular income. The bonus issue does not involve cash flow in the company. It does not increase the net asset of the company but only the shares capital. जब कंपनी के पास कैश की शॉर्टेज रहती है और किल्लत रहती है तब कंपनी शेयर्स होल्डर को अट्रैक्ट करने के लिए बोनस मार्केट में लाती है। जो कंपनी का शेयर कैपिटल है वो इंक्रीज़ होगा। वो कैसे इंक्रीज़ होगा? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे और उसकी प्राइस डिक्रीज़ होगी। सो इट मीन्स अल्टीमेटली नेट एसेट पे उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होगा बट उसका शेयर्स कैपिटल डेफिनेटली बढ़ेगा। Cash laying in free reserve and the surplus of the company move to the capital. Additional of fresh capital, fresh equity shares are issued to eligible equity shareholder in a specific ratio. जैसे मैंने प्रीवियसली भी बोला था कि उसका जो प्रपोर्शन और स्पेसिफिक रेशियो है, रेशियो के हिसाब से बोनस शेयर होल्डर को डिलीवर हो जाएंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट इशू एंड बाय बैक. So what is a right issue? A right issue is an invitation to existing shareholder to purchase additional new shares in the company. This type of issues gives existing shareholders security called right. With the right, the shareholder can purchase new shares at a discount to the market price on a stated future date. Okay, यहाँ पे right issue मतलब क्या होता है कि कोई existing shareholder है, उसको existing shareholder को कंपनी ऑफर करेगी कि आप हमारे एडिशनल शेयर्स लो, वो भी डिस्काउंट पे। डिस्काउंट के मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रही है उससे कम प्राइस पे हम आपको ऑफ़र करेंगे। वो क्यों करेंगे हम आगे के पॉइंट पे जानेंगे। अ कंपनी वुड ऑफर राइट इशू इन ऑर्डर टू रेज कैपिटल। कंपनी को उसका कैपिटल रेज करना है, उसको उसका कैपिटल में बढ़ावा करना है, तो कंपनी ये सिचुएशन में राइट इशू लाएगी। इफ़ करंट शेयर होल्डर डिड चूज टू बाय दी एडिशनल शेयर्स, अ कंपनी कुड यूज़ द फंडिंग टू क्लियर इट्स डेब्ट ऑब्लिगेशन। कंपनी पे कोई कर्जा होगा या उसके ऊपर डेप्ट होगा, वो क्लियर करना है और कंपनी के पास कैश नहीं है और कंपनी के पास इनफ फंड नहीं है, तो कंपनी क्या करेगी? एक्स्ट्रा और एडिशनल शेयर्स मार्केट में लाएगी। तो नीचे दिया गया एग्जांपल है उसके हिसाब से हम जानेंगे। लेट्स सपोज एन इन्वेस्टर्स ऑलरेडी ओन 100 शेयर्स ऑफ कंपनी XYZ। सो XYZ कंपनी कोई नाम की कंपनी है, उसके शेयर्स हमारे पास है 100, ओके, एंड द शेयर्स आर करंटली ट्रेडिंग एट 20 ईच। और अभी उसकी प्राइस करंट मार्केट प्राइस है 20 रुपीज़ पर शेयर। एक शेयर की कीमत है 20 रुपीज़। इन ऑर्डर टू रेज मोर मनी, कंपनी XYZ अनाउंस अ राइट इशू फॉर करंट इन्वेस्टर्स। उनको मनी रेज करना है, ज़्यादा पैसा चाहिए XYZ कंपनी को, तो ये कंपनी क्या करेगी? राइट इशू लाएगी और वो ऑफर देगी करंट इन्वेस्टर्स को, जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी वो कंपनी के शेयर्स खरीद चुके हैं। The price would be 15 a share which will last 30 days. So प्राइस मार्केट है 20, कंपनी दे रही है 15, मतलब 5 रुपये का डिस्काउंट दे रही है क्योंकि कंपनी को उसका मार्केट डेप्थ पे करना है, मार्केट में कैश की किल्लत है। ये सिचुएशन में कंपनी राइट इशू लाएगी। क्लियर सो फार? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज बायबैक. व्हाट इज बायबैक? बायबैक ऑफ शेयर्स इज बाइंग बैक ओन शेयर्स बाय द कंपनी दैट वाज इशूड अर्लियर. It is a corporate action event wherein a company makes a public announcement for the buyback offer to acquire the shares from the existing shareholder within a given time frame. The buyback of shares is also known as the stock buyback or repurchase of shares. The company announce an offer. Buyback का मतलब ये होता है कि जब कंपनी चाहती है कि उसकी सिचुएशन साउंड है, कंपनी बहुत अच्छा खासा पैसा कमा चुकी है और कंपनी को नंबर ऑफ शेयर्स कम करने हैं, तो कंपनी ऑफर देगी. दैट इज़ नॉट कंपलसरी, दैट इज़ अ वॉल्यूंटरी, मीन्स अगेन चॉइस. चॉइस इज डिपेंड ऑन दी इन्वेस्टर्स. सो इन्वेस्टर्स को ये चॉइस जाएगी कि जिस इन्वेस्टर्स को बायबैक ऑप्शन चूज़ करना है वो बायबैक अप्लाई करेंगे और कंपनी उतने शेयर्स बायबैक कर लेगी. सो इसमें क्या होता है कि जब भी पब्लिकली कंपनी अनाउंस करती है, जो शेयर्स होल्डर के पास अभी शेयर्स है वही उसको अप्लाई कर सकते हैं. द बायबैक ऑफ शेयर्स इज ऑल्सो नोन एज अ बायबैक और रीपर्चेस एग्रीमेंट. उसको रीपर्चेस एग्रीमेंट भी बोला जाता है जब कंपनी उसको ऑफर करेगी पब्लिकली. द फर्स्ट वन इज बायबैक ऑफ शेयर्स थ्रू अ टेंडर ऑफर एंड बायबैक ऑफर शेयर्स थ्रू द ओपन मार्केट. सो कंपनी क्या करेगी? टेंडर ऑफर थ्रू जाएगी और सेकेंड में जाएगी थ्रू द ओपन मार्केट. डू बायबैक वर्क? इफ इन्वेस्टर हैज़ 100 shares of company with the 10,000 total shares outstanding, they will own 1% of the company. जैसे कि एग्जांपल पकड़ लो, मेरे पास 100 शेयर्स है और कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर्स ही मार्केट में निकाले हैं. मतलब कंपनी ने जब IPO लाया था तब से लेके अभी तक 10,000 ही कंपनी के शेयर्स आउटस्टैंडिंग है मार्केट में. मतलब कंपनी के पास ओनली 10,000 शेयर्स है जो कंपनी ने पब्लिकली इशू किए थे और अलग अलग इन्वेस्टर्स ने उसको इन्वेस्ट करके रखा है, उसको होल्ड करके रखा है. सो मैंने लिए उसमें से 10,000 में से 100 शेयर्स. मतलब
मेरा उसमें स्टेक कितना हुआ 1%. ओके, इफ द कंपनी बाय बैक 1000 शेयर्स विद द एक्स्ट्रा कैश ऑन द हैंड, सडनली देयर विल बी ओनली 9000 शेयर आउटस्टैंडिंग, राइट. पहले कंपनी के पास थे 10,000 शेयर्स जो पब्लिकली कंपनी ने आईपीओ थ्रू मार्केट में लाए थे. उसमें से कंपनी ने 1000 शेयर्स बायबैक लिए, मतलब कंपनी ने रीपर्चेस कर लिए. लोगों को ऑफर करके लोगों को बताया कि मुझे रीपर्चेस करना है, मतलब कंपनी ने ऑफर दिया. और जिन जिन लोगों को ऑफर पसंद था वो लोगों ने बायबैक अप्लाई किया और कंपनी ने उनसे 1000 शेयर्स ले लिया. इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास पहले 10,000 जो शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए थे मार्केट में, अभी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स सिर्फ 9,000 बचे. समझ रहे, मतलब कंपनी के पास सिर्फ 9,000 ऐसे शेयर्स है जो कंपनी ने अभी मार्केट में इशू किए. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.